डब्ल्यू डी गैन ने अपनी बुक टनल थ्रू द एयर में लिखा है ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फैक्ट। ये मतलब इसका मतलब है कि जो सत्य होता है वो फैक्ट या तथ्य से भी ज़्यादा अद्भुत होता है। ये बात ही अपने आप में अद्भुत है। तो ये जो डब्ल्यू डी गैन का फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ये जो टर्म है ना, ये इसका जो रियल सत्य है वो मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा। तो एक्चुअली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ये अपने आप में थोड़ा भ्रामक है। कैसे? क्योंकि डब्ल्यू डी गैन ने एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा यूज किया है, पर बेसिकली उन्होंने जो यूज किया है वो है फाइनेंशियल एस्ट्रोनॉमी। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोनॉमी या डब्ल्यू डी गैन की फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को समझने के पहले हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट? तो देखो, इसको बताने के पहले मैं थोड़ी सी कुछ इधर उधर की बातें करूंगा, जिसमें पहली बात तो ये है कि शून्य की खोज भारत में हुई थी। उसके पीछे एक कारण ये भी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी मतलब बाहर, आउटसाइड, अर्थ से लेके बाहर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं, वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये एस्ट्रोनॉमी होता है। और इनका इफेक्ट है ना, इनके मूवमेंट के कारण हर बॉडीज में जो इफेक्ट होता है वो होता है एस्ट्रोलॉजी। तो ये चीज को, ये एक हो गया बाहर का साइंस। एस्ट्रोनॉमी मतलब बाहर जो दिखता है, जो अनुभव होता है इंद्रियों के माध्यम से, ये हो गया एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी जो व्यक्त होता है, मतलब जैसे कि व्यक्त होना, आप जैसे समझे कि आपको तेज धूप लग रही है, ये हो गया बाहर की तरफ से, आउटसाइड का साइंस। अब कई लोग रिएक्ट करते हैं, कई लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, कई लोग छांव में जाते हैं, कई लोग खड़े रहते हैं, ये हो गया अंदर का साइंस। तो एस्ट्रोलॉजी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, तो इंडिया में जो शून्य की खोज इसलिए हो पाई क्योंकि हमको ये समझ में आया कि जितना बाहर है उतना अंदर भी है। और अंदर आप कब देख पाओगे? जब आप मध्य में आओगे। तो अंदर मतलब निगेटिव और बाहर मतलब पॉजिटिव, दोनों के मध्य में क्या होगा? वो शून्य होगा। तो इसलिए भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे शून्य की खोज हो पाई है। और एस्ट्रोलॉजी, रियल एस्ट्रोलॉजी का जो इन्वेंशन है वो भारत में ही हो पाया है। अभी एस्ट्रोनॉमी में बेसिकली जो स्टडी होती है वो आउटसाइड की स्टडी होती है। आउटसाइड की स्थिति स्टडी मतलब सिचुएशन कैसा है, स्थितियां कैसी है, अलग अलग ग्रहों, अलग अलग नक्षत्र और सूर्य तारा मंडल जो भी है, इसकी स्थिति कैसी है। तो ये क्या हो गया? स्टडी ऑफ आउटसाइड, मतलब सिचुएशन कैसा है, पोजीशन कैसा है। ये स्टडी करने से हमको क्या पता चलता है? हमको स्पेस और टाइम के बारे में पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? वो इनसाइड है ना। तो सिचुएशन के कारण जो इफेक्ट होता है ना, जो प्रभाव आता है, तो एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमी कॉज है और एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट है, राइट? तो जो इफेक्ट का स्टडी है, यही क्या है? स्टडी ऑफ मैन या स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों को आपको यूज करना पड़ेगा, तब ये ज्ञान का फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपको समझ में आएगा, राइट? अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट होते हैं उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट है वो ह्यूमन के साथ साथ मटेरियल, मतलब जड़ और चेतन। हमको लगता है कि ये चीजें मुर्दा है, बट आप आध्यात्मिकता में जाओगे तो हर चीज जीवित है। बस चेतना का जो बोलना चाहिए क्या, केंद्रीकरण, मतलब ये जो टेबल है जिंदा तो है, बट इसकी चेतना का केंद्रीकरण इतना नहीं हो पाया है कि ये स्वयं में डिसीजन मेकिंग कर सके। पर किसी इंसान या किसी जानवर या पेड़ पौधे बोलो तो इनकी चेतना इतनी केंद्रीकरण हो जाती है कि ये खुद से हम लोग डिसीजन ले पाते हैं। तो जड़ और चेतन में बेसिकली यही डिफरेंस है। तो एस्ट्रोलॉजी में आपका जो मटेरियल्स है ना, मेटल है, ऑयल है, पावर है, बहुत सारा अलग अलग सेक्टर है, तो इसका भी इफेक्ट आता है। किसका? जो ग्रहों की स्थितियों में जो परिवर्तन होता है उसके कारण मैन में भी इफेक्ट आएगा, मटेरियल में भी इफेक्ट आएगा। इसके कारण किसके, इन दोनों के कारण किस में इफेक्ट आएगा? वैल्यू में, और वैल्यू के कारण अल्टीमेटली प्राइस में इफेक्ट आएगा, राइट? अब देखो, अब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, अब मैं जब भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बोलूं तो आप समझ जाना कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों का कंबाइन यहां से हम आगे बढ़ेंगे, राइट? दोनों का मिक्सिंग स्टडी होगा यहाँ पे। पर बेसिकली फर्स्ट हमको किसका स्टडी करना है? एस्ट्रोनॉमी का, इवेंट का, टाइम का, स्पेस का। तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हम एस्ट्रोलॉजी वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो, डब्ल्यू डी गैन ने व्हील इनसाइड व्हील बोला है ना, तो व्हील के अंदर व्हील है,
पहला व्हील सही ब्रेक होगा तब जाके आप दूसरे व्हील में जाओगे। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि कोई सा भी रैंडमली जो सही है वो हर जगह सही है, तो ऐसा नहीं है। अब आप एक सिंपल सा मेरा सेंटेंस को समझना। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी रात का टाइम है। अब जो अमेरिका में जो बंदा होगा वो तो नहीं बोलेगा अभी रात है ना। अब एक बात को समझो, जैसे अर्थ में जो लोग रह रहे ना, उनके लिए दिन और रात है। पर कोई एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में है या चांद पे है, उससे पूछा जाए कि भाई अभी अर्थ पे दिन है कि रात है, तो वो तो बोलेगा कि दिन और रात जैसा कुछ नहीं होता। जब उजाला होता है उसको दिन बोलते हैं, अंधेरा होता है या पोजीशन ऐसा होता है उसके हिसाब से दिन और रात बोला जाता है। बट रियलिटी में दिन और रात जैसा होता ही नहीं। तो वैसे ही ट्रुथ जो होता है वो फैक्ट से, तथ्य से भी ज्यादा अद्भुत होता है ना। तो देखो, सत्य क्या है कि अभी रात है, पर एक एस्ट्रोनॉट के लिए अभी क्या है, कुछ नहीं है, राइट। तो आध्यात्मिकता में जाओगे तो एक सत्य क्या है कि प्रश्न ही उत्तर है। ये कैसा सत्य है अपने आप में, हाँ, और ये एकदम ही सत्य है। डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हो। तो आप जितना दूर से देखोगे उतना अच्छा दिखेगा। W.D. ज्ञान ने अपनी बुक ट्रूथ ऑफ स्टॉक टेक के चैप्टर नंबर 3 में ये बोला ही है, ठीक है, कि आप जितना दूर रहोगे स्टॉक मार्केट से आप उतना अच्छा स्टडी कर पाओगे। और या फिर आपका निर्णय लेने का क्षमता से ही रहेगा। एस्ट्रोनॉट को पता ही नहीं चलेगा अभी दिन है कि रात है, मतलब पता चलेगा पर वो डिसीजन नहीं लेगा, और लेना भी होगा तो सिचुएशन बेस्ड डिसीजन लेगा। अमेरिका में क्या होगा अभी तो बताएगा देख के, राइट। तो ऐसे ही आपको बारीक 1 by 1 एक व्हील से फिर दूसरे व्हील के अंदर घुसना है, तब जाके ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज भूल जाओ। हार्ड स्टडी का मतलब ये नहीं है कि दिन रात पढ़ते रहना, दिन रात लिखते रहना, है ना। हार्ड स्टडी का मतलब है कि रूल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जितना सिंपल रूल उतना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सकता है। अभी अपन थोड़ा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं। तो फाइनेंशियल मतलब उस कंपनी का बैलेंस शीट, राइट। अब बैलेंस शीट में सारे होते क्या है, अल्टीमेटली होते नंबर हैं। तो W.D. ज्ञान ने ऐसा नहीं बोला है कि जो फाइनेंशियली आप मत चेक करो, वो बोले कि देखो तो आपको और फेवर मिलेगा, आप कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप उसमें और ज्यादा पैसा लगा सकते हो। पर वो बोले कि अल्टीमेटली जो भी फाइनेंशियल डेटा है वो नंबर के फॉर्म में है और वो उसके प्राइस पे फ्लक्चुएट होता ही होता है, राइट। तो उस फ्लक्चुएशन को हम चार्ट में देख के फ्यूचर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके लिए एक सिंपल सा उन्होंने एक फंडा यूज किया है कि जैसा पास्ट में हुआ है वैसा फ्यूचर में होगा। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है वो अलग बात है, पर अभी जो हो रहा है वो वर्तमान में, तो वैसे ही मार्केट क्लोज हो जाता है तो सारी चीजें पास्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपको लाइव मार्केट में, क्योंकि वहां पे वर्तमान हो रहा होता है, इसलिए W.D. ज्ञान ने बोला है कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड मत करो, ट्रेड करो, आप लाइव मार्केट में कैलकुलेशन मत करो, हमेशा पास्ट का कैलकुलेशन करो ताकि आप फ्यूचर ट्रेंड प्रेडिक्ट कर पाओ। और जैसा पास्ट में हुआ है वैसा फ्यूचर में होता है। तो अभी आप एक बात को समझिए कि ये जो नंबर है, बैलेंस शीट से नंबर जो आया, बैलेंस शीट का यूज करके क्या फायदा मिलेगा। अगर आप वॉरेन बफेट को सुनते होगे, उनको पढ़े होगे, तो उन्होंने एक टर्म बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस किया है और वो है इंस्टिंक्ट वैल्यू। आपको किसी भी स्टॉक का इंस्टिंक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। अब उस वैल्यू के कारण जो फ्लक्चुएशन होता है, अब ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है, जो इंस्टिंक्ट वैल्यू होती है फिर भी प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, ये होता है सप्लाई और डिमांड में चेंजेस आने के कारण, राइट। अब ये सप्लाई और डिमांड में चेंज क्यों होता है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाता है। जैसे गर्मी का टाइम है तो अपने आप एसी का सप्लाई एसी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो उसको एसी का प्राइस अगर बढ़ाना है तो आप सप्लाई कम करो, अपने आप एसी का प्राइस बढ़ेगा, राइट। बट उससे क्या होता है, सेल ज्यादा नहीं हो पाता, इसलिए सप्लाई भी उसी हिसाब से आ जाती है। बिजनेसमैन क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है हर चीज को, प्राइस को और बोलना चाहिए कि सप्लाई डिमांड के रेशियो को, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट बना सके। अभी देखना कि जो सिचुएशन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो टाइम पर डिपेंड करता है। अपने आप गर्मी आती है, अपने आप ठंडी आती है, अपने आप बारिश आती है, ये बार बार हो रहा है। तो वैसे ही W.D. ज्ञान ने जो चेंज इन टाइम है उसको स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट है उसका स्टडी किया है। एस्ट्रोनॉमी में आप देखो तो बहुत सारे, मतलब सन है, सन के बाद अर्थ है और बहुत सारे ग्रह है। ये ग्रह का अपना अपना एक टाइम साइकिल है और ये ग्रह जब एक स्पेशल पोजीशन में आते हैं, है ना। देखो चेंज इन टाइम आपको कैसे पता चलता है,
जैसे कि अगर सारी की सारी चीजें स्थिर हैं, मेरी सांस भी रुक जाए, तो मेरे को क्या लगेगा, टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है। जब तक सिचुएशन चेंज नहीं होता तब तक टाइम के चेंज होने का आभास ही नहीं होता। राइट, आप सांस ले रहे हो बोल के आपको पता चलेगा कि अभी टाइम बीत रहा है। अगर आपकी सांस रुक जाए, आसपास की हर चीज रुक जाए, तो आपको लगेगा ही नहीं टाइम रुक गया करके। इसीलिए अल्टीमेटली आइंस्टीन ने लास्ट में बोला है कि टाइम जैसा कुछ है नहीं, जो भी है स्पेस है, और जो चेंजेस आता है उसको आप टाइम बोल रहे हो, क्योंकि आप चेंज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। अब रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो उसको आप, जो चेंजेस हो रहा है उसके पहले आपको पास्ट, पहले भी क्या हुआ था यही, तो यही वे पहले बाद ये सब के कारण टाइम आ गया। तो अब देखना, जैसे अर्थ, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को मास्टर टाइम फैक्टर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। अब मास्टर टाइम फैक्टर WD गैन ने 2 क्लू दिए हैं। तो पहला क्लू दिया है टनल थ्रू द एयर बुक में, तो उसमें क्या क्लू दिया है वो मैं आपको बताता हूं। तो मास्टर टाइम फैक्टर, अब देखो आपको जो लेना है आप ले सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये नहीं कि कभी आप कुछ ले लिए कभी कुछ ले लिए। तो पहला मास्टर टाइम फैक्टर क्या है, 1 ईयर। कैसे, क्योंकि अर्थ को सन के एक पूरा चक्कर लगाने पे 1 साल लगता है, 365 डेज। और रोटेशन यूज किया है कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। अब सन का यूज किया है तो सन के पास हम लोग अर्थ में हैं, तो फर्स्ट टाइम साइकिल क्या होगा, 1 ईयर का। अब 1 ईयर के साथ साथ उन्होंने 1 डे का भी एक टाइम साइकिल बताया है। राइट, क्योंकि दिन और रात, क्योंकि यहां रह रहे हो ना, रियल में दिन और रात नहीं है, पर यहां जो लोग रह रहे हैं उनको ऐसा लगता ही नहीं कि दिन और रात नहीं है, उनको तो लगता है कि दिन भी है और रात भी है। तो इसीलिए उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, जिसको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी। तो दिन और रात के हिसाब से एक साइकिल क्या होता है, 1 डे का, 24 आवर का। अब अर्थ एक पूरा रोटेशन अपने एक्सिस पे लगाता है, जिसको एक साइकिल बोला जा रहा है। एक रोटेशन सूर्य को एक्सिस मान के, उसके बाद एक रोटेशन अपने ही एक्सिस पे, तो उसमें लगता है उसको 24 आवर, मतलब 1440 मिनट। राइट, अब अर्थ को एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री ट्रैवल करने के लिए, रोटेट करने के लिए पर डिग्री में कितना मिनट लगता है। तो अर्थ का चेंज, तो अर्थ मिनिमम 1 डिग्री जब अर्थ मूव करेगा तभी अपने को पता चलेगा कि कुछ चेंज हुआ। ठीक है, थोड़ा ब्रॉड व्यू से देखते हैं, दूर से कहीं से देखते हैं, है ना, दूसरे मतलब चांद पे बैठ के देखते हैं। समझो, अर्थ 1 डिग्री हिलेगा तभी मुझे पता चलेगा मिनिमम जो हिल रहा है। ठीक है, तो वो उसमें कितना समय लगता है, तो 1440 डिवाइड बाई 360 करोगे तो आपका आएगा 4 मिनट। मतलब अर्थ को 1 डिग्री मूवमेंट होने के लिए 4 मिनट का जरूरत पड़ता है। राइट, तो 4 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोला जाता है ना, कोई भी इमोशन अगर आप 4 मिनट तक होल्ड कर दिए तो आप बन गए राजा। मतलब जो क्रोध को, अपने लालच को, अपने अहंकार को, ठीक है, या किसी भी सौरों को, किसी भी दुख को 4 मिनट तक अगर कोई भी बंदा होल्ड कर देता है, उसके बाद वो इमोशन उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब वो इमोशन का मालिक हो जाएगा, इमोशन इसका मालिक नहीं होगा। तो 4 मिनट आया कहां से, तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। पहले प्रैक्टिकल किया गया, उसके बाद जब मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया गया, तो 360 डिग्री, तो पर डिग्री मूवमेंट में अर्थ को लगता है 4 मिनट। राइट, अब देखो, अब दूसरा एक सेलेस्टियल बॉडी है क्या, अपने पास है चांद, उपग्रह, चंद्रमा, जिसको हमारी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है ग्रह। ठीक है, क्योंकि चांद का इफेक्ट पड़ता है, चांद का इफेक्ट पानी में पड़ता है। हमारा शरीर 72% पानी से बना हुआ है, तो चांद का इफेक्ट पड़ता है। तो चांद जो पूरा एक रोटेशन पूरा लगाता है ना, मतलब चांद पूरा, उसमें पूरा दिन होता है, फिर चांद में पूरा रात होता है, दिन और रात, समझना, सफेद और काला, अप और डाउन, ऐसा को देखो। तो उसके हिसाब से 1 मंथ 28 डेज अप्रॉक्स 28 डेज लिया है WD गैन ने। इसलिए आप देखना, जो स्क्वायर भी बना है ना उन्होंने अपना मास्टर स्टॉक कोर्स के चैप्टर नंबर 4 है ना, एंगल के ऊपर चैप्टर है, उन्होंने 28 का स्क्वायर बनाया। पहले मैं इतने दिन तक समझ ही नहीं आया था मेरे को, तो 28 क्यों हुआ, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है यार। ठीक है, तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। राइट, वो एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट नहीं है, वो एस्ट्रोनॉमी का इफेक्ट है। पर जो कॉस है वो एस्ट्रोनॉमिकल है। तो WD गैन ने क्या किया है, कॉस फाइंड आउट करो।
इफेक्ट अपने, हम लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्ट को कॉज समझ रहे हैं कि आदमी को क्या लगेगा, अरे आज अमावस्या है तो आदमी मतलब उसके अंदर का पानी कम उछलेगा तो ऐसा बिहेव करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 28 डेज का साइकिल है, राइट। अभी अर्थ के बाद है जुपिटर, जुपिटर के बाद है सैटर्न, सैटर्न के अलावा है मार्स। तो ये सब अपने 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 एक्सिस पे तो कर ही रहे हैं, प्लस अर्थ के अराउंड जो रोटेशन कर रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ता है अर्थ पे, राइट। क्योंकि सबका एक अपने आप का खुद का ग्रेविटेशन पावर है, राइट। दूसरा, सब लोग सूर्य की ऊर्जा को यूज कर रहे हैं, राइट। तो अलग अलग पोजीशन रहेंगे और रिफ्लेक्ट भी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई 100% पूरा कंजप्शन नहीं कर सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो रिफ्लेक्शन आता है वो इफेक्ट पड़ता है अर्थ में। तो अर्थ पे एक तो सन आपको क्या बोलते हैं, लाइट दे रहा है, सन के कारण अर्थ में जीवन चल रहा है। अब वो सन का लाइट जुपिटर में पड़ा, अब जुपिटर से कुछ लाइट टकरा के वापस सन में आया, चंद्रमा से कुछ लाइट टकरा के वापस अर्थ पे आया। तो ये सबका भी इफेक्ट पड़ता है ना। तो यही सबका कैलकुलेशन। अब देखो, हमारे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी है वो है इनसाइड कैलकुलेशन, और जो एस्ट्रोनॉमी है ना, नासा, इसरो ये सब यूज कर रहे हैं जो, वो है आउटसाइड कैलकुलेशन। तो आउटसाइड कैलकुलेशन से आप बस इवेंट निकाल सकते हो कि यहां पर कुछ हो सकता है, इसके प्रिडिक्शन मतलब टाइमिंग का प्रिडिक्शन कर सकते हो, प्राइसिंग का नहीं। प्राइसिंग का कैसे करोगे, एस्ट्रोलॉजी। अब ये एस्ट्रोलॉजी प्राइसिंग, अब इसको एस्ट्रोलॉजी को हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में कहा गया है विद्या, और देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, अविद्या, छोटी विद्या। अविद्या का मतलब विद्या का उल्टा नहीं, अविद्या का मतलब लो कैटेगरी, यहाँ पे उल्टा अलग सेंस में बोला गया है, राइट। मैं और तू में नहीं है, हमारा जो हमारा विज्ञान है वो मैं और तू में नहीं है, वो बोलना चाहिए अद्वैत का विज्ञान है जो सब कुछ जानता है, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी जो विद्या मतलब रियल में वैल्यूएशन है ना, वैल्यू। तो ये जो स्टडी होता है वो एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी है। अब देखो, तो पहले हम एस्ट्रोनॉमी को, पहले हम लोग टाइमिंग निकालना सीखते हैं। तो टाइमिंग आपको 1 साल बताया, और आपका 4 मिनट बताया, 1 डे बताया, राइट। वैसे उन्होंने 1 वीक भी क्यों बोला आप समझना। सूर्य ना 7 अलग अलग प्रकार का होता है, इसीलिए सूर्य में 7 घोड़े होते हैं, ठीक है। 1 वीक इसलिए इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर हो गया। उसके अलावा 1 मंथ क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा अमावस्या से लेके पूर्णिमा, और पूर्णिमा से वापस अमावस्या, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 28 डेज या 1 मंथ लगता है, ठीक है। इसीलिए ये 1 मंथ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला साइकिल है या 1 साल का, क्यों, क्योंकि 1 साल अर्थ को लगता है पूरा चक्कर काटने में। उसके बाद मार्स का है, मार्स का 2 साल, 2 या 2.5 साल रहता है। तो 2 और 3 ये सब माइनर साइकिल है। अगला जो साइकिल है वो 5 ईयर का साइकिल है। उसके बाद अगला साइकिल है 7 ईयर का साइकिल। उसके बाद 10 ईयर का साइकिल। उसके बाद 14 और 15 ईयर का साइकिल, है ना। तो 14, 15 दोनों क्यों, क्योंकि 7 × 2 और 10 में 5 और जोड़ दोगे तो 15, 14 और 15। उसके बाद अगला साइकिल 20 ईयर का साइकिल। उसके बाद अगला साइकिल सीधा 30 ईयर का साइकिल। ये नॉर्मली 29 से 30 के बीच में होता है। ये बेसिकली सैटर्न के कारण होता है। सैटर्न को एक चक्कर लगाने में 28.3 कुछ ईयर लगता है, उसके कारण होता है ना। अब ये 30 ईयर का साइकिल हो गया। उसके बाद अगला साइकिल है 49 और 50 ईयर का साइकिल। उसके बाद अगला सिल्वर जुबली साइकिल बोलते हैं इसको, 49 ईयर साइकिल को। अगला साइकिल होता है ये 60 ईयर साइकिल, है ना। एक ग्रेट टाइम साइकिल होता है। एक मास्टर ग्रेट टाइम साइकिल होता है, वो 90 ईयर का साइकिल होता है। 84 ईयर यूरेनस का जो टोटल जो टाइमिंग होता है उसके हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन है। तो ऐसा नहीं है कि जब यूरेनस वो तो आप स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो। अर्थ का मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, हमने माना ना, एक बार जहां से माना वहीं से बार बार कर रहे हैं, पर क्या वो रियल स्टार्टिंग पॉइंट है? तो रियल स्टार्टिंग पॉइंट रियल में किसी को नहीं पता है, पर एक पॉइंट से वापस उस पॉइंट में आने पर कितना टाइम लगता है, मतलब रिपीटेशन में, ठीक है। अब देखो WD गैन ने क्या कंसेप्ट उठाया कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, राइट। ये किसके लिए है? प्राइजिंग के लिए। हिस्ट्री रिपीट होता है ये प्राइजिंग के लिए,
ठीक है। अब टाइम के लिए क्या कि हर बॉडी अपना मूवमेंट रिपीट करता है, ये टाइम के लिए। तो इसीलिए प्राइस और टाइम दोनों को ऐसे यूज किया है। देखो मैं सारा का सारा चीज यहां पे नहीं बता सकता, दूसरा मैं बताना भी नहीं चाहता, पर मैं इतना ज्यादा क्लू दे चुका हूं, यहां तक पहुंचने में मेरे को 7-8 साल लग चुका है। तो जिसको सीखना होगा उसके लिए बहुत सारा इनपुट है इस वीडियो में। तो अभी देखो, तो साइकिल के बाद साइकिल जो आ रहा है, तो अलग अलग टाइम पे आपको चेक करना है। अब मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लेना है, तो एस्ट्रोलॉजी अब यहां पे आती है थोड़ी सी। तो कई लोग क्या करते हैं, उस स्टॉक का जो कॉर्पोरेशन डेट होता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, वहां से पर करते क्या है, उसका कुंडली निकालते हैं और उसमें प्रभाव देखते हैं। तो ये सब आप मत करो, राइट। रियल में कुंडली का प्रभाव आता है तो किसी व्यक्ति विशेष पर आता है। तो हाँ, आप किसी कंपनी का जो अभी चेयरमैन है या उसका सीईओ है जो मेन निर्णय लेता है, उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल के शायद आपको कुछ बेनिफिट हो जाए, पर स्टॉक का डेट ऑफ बर्थ निकाल के आप कुंडली बना के नहीं उसका फायदा उठा सकते हो। उसका फायदा आप उठा सकते हो टाइमिंग के लिए, कि जैसे कोई स्टॉक 1 जनवरी 2001 को ओपन हुआ, ठीक है, ये हुआ कॉर्पोरेशन डेट। एक होता है उसका ट्रेडिंग डेट, यहां से भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ट्रेडिंग स्टार्ट डेट है ना, कब वो आया स्टॉक मार्केट में, दोनों से। तो 1 जनवरी, तो उसके फिर आप क्या करोगे, 1 साल बाद क्या चेंज आया, है ना, अब 1 साल बाद चेंज आया, ठीक है, उसके बाद 2 साल या 3 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 7 साल बाद, फिर 10 साल बाद। अब यही चेंज बार बार रिपीट होगा, ठीक है, हर टाइम पे। तो हर जो टाइम साइकिल है उस टाइम पे लास्ट टाइम मार्केट अगर ऊपर गया था, है ना, मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूं आप लोग को, अगर ऊपर गया था तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऊपर जाएगा। दूसरा WD ज्ञान, इसको कमोडिटी मार्केट में कैसे यूज करते थे, क्या होता है कि अर्थ में जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे कोरोना आया 100 साल बाद, उसके पहले स्पेनिश फ्लू आया था। अब आप स्टॉक मार्केट के देखो कि हर 10 साल में एक बड़ा क्रैश आता है और 20 से 30 साल में और बड़ा क्रैश आता है। तो 2008-9 में क्रैश आया था, एक लंबा डाउन ट्रेंड आया था। उसके बाद 2013 में आया था 5वां साल, ठीक है। उसके बाद 2015 में आया था 7वां साल। उसके बाद 2019 10वां साल, है ना, 2020 बोल दूं, वही थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, ठीक है। क्योंकि टोटल बोलना चाहिए कि अर्थ को 1 ईयर लग रहा है, पर मार्स को 2 से ज्यादा लग रहा है, जुपिटर को और ज्यादा लग रहा है, और सैटर्न को 28 ईयर लग रहा है, 30 ईयर तो नहीं लग रहा है ना। तो इस कारण से थोड़ा सा चेंजेस रहता है। पर एक बार आपको एक बॉटम पॉइंट मिल गया तो वहां से आपका लमसम 3 साल या 6 साल या 7 साल या 10 साल, यहां पे कोई ना कोई आपको मेजर इवेंट होगा और प्राइस में सडनली अपोजिट डायरेक्शन में एक मेजर चेंज आएगा। तो 2020 में कोरोना आया, तो अगला मोस्ट प्रोबेबली 2029-30 मोस्ट प्रोबेबली आपको अलर्ट मोड में आ जाना है कि कोई भी बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। तो मेरे को डाउन का या तो फायदा उठाऊं या वापस इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा अपने पास इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। तो इस टाइप से आप कुंडली निकाल के चार्ट का ये सब कर रहे हो तो वो मत करो। आप क्या करो, उसका इनकॉर्पोरेशन डेट लो, दूसरा आप उसका जो ट्रेडिंग डेट लो, वहां से आप 1 ईयर साइकिल, 2 ईयर साइकिल, 3 ईयर साइकिल, 5 ईयर साइकिल, ऐसा देखो कि वहां पर जाके मार्केट में क्या चेंजेस आया। इसके लिए आपको WD ज्ञान का मास्टर स्टॉक कोर्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ना पड़ेगा। मैंने उसके लिए वीडियो बनाया भी है, एक बार आप वीडियो देख भी सकते हो। और आप इतना देखने के बाद सीधा जाके आप मास्टर स्टॉक कोर्स को 1 by 1 पढ़ते जाओ, आपको बहुत समय लगेगा। क्योंकि देखो, आप इंजीनियरिंग करने के बाद 1-1.5 लाख रुपए कमाते हो, अगर मार्केट से आपको 1-1.5 लाख रुपए चाहिए तो 4 साल एक पर्टिकुलर कोर्स का स्टडी करना पड़ेगा। और पहले जो आपका इनिशियल नॉलेज है उसको एकदम जीरो मान के, सब कुछ साफ करके जीरो लेवल से वहां से स्टार्ट करो। पुराना कोई लेके आओगे तो कंफ्यूजिंग होगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बताते हैं, तब तक के लिए बाय।